Listen carefully. You are now 5,000 miles from land, and you're descending 7 miles to the bottom of the ocean. कहानी की शुरुआत होती है समंदर की सतह से करीब 7 मील नीचे से, जहां मारियाना ट्रेंच के तल पर एक बहुत बड़ा माइनिंग स्टेशन बना हुआ है। इस स्टेशन की मैकेनिकल इंजीनियर नोरा अपने दांत ब्रश कर रही होती है कि तभी अचानक पूरे स्टेशन पर एक भयानक झटका लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा भूकंप आया हो। नोरा जैसे ही देखने के लिए बाहर निकलती है, समंदर का जबरदस्त दबाव दीवारों को फाड़कर अंदर घुस आता है। नोरा गलियारे में दौड़ती है और लोगों को चिल्लाकर बल्कहेड की तरफ भागने को कहती है, पर केवल रॉड्रिगो ही उसके साथ आ पाता है। बल्कहेड तक पहुंचकर उन्हें दरवाजा बंद करना था ताकि बाकी स्टेशन को तबाह होने से बचा सकें, लेकिन सिस्टम काम नहीं कर रहा था। नोरा तुरंत उसे मैन्युअली खोल के सही कर देती है, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद करने वाली थी कि तभी उसे दिखता है कि 2 और साथी गलियारे में उनकी तरफ भाग रहे हैं। नोरा उन्हें बचाने के लिए रुकना चाहती है, पर पानी का सैलाब उन तक पहुंच जाता है और वे दोनों साथी वहीं मौत के मुंह में छूट जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए कभी कभी अपनों को पीछे छोड़ने जैसे कड़े फैसले लेने ही पड़ते हैं, और इसी भारी मन के साथ नोरा जैसे ही दरवाजा बंद करती है, तभी वहां एक जोरदार धमाका होता है जिससे नोरा और रॉड्रिगो बेहोश हो जाते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो इमरजेंसी रिकॉर्डिंग बता रही थी कि स्टेशन का 70% हिस्सा तबाह हो चुका है। रॉड्रिगो को लगता है कि यह भूकंप है, पर बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। समंदर के उस काले अंधेरे में इस तरह की आवाजें किसी आम भूकंप की नहीं बल्कि किसी अनदेखे खौफ का इशारा दे रही थीं, जिसे सुनकर दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। नोरा मदद के लिए कंट्रोल रूम से बात करने की कोशिश करती है, पर सिग्नल नहीं मिल रहा था। इसीलिए वे दोनों एस्केप पॉड्स ढूंढने निकल जाते हैं ताकि वहां से जिंदा बचकर निकल सकें। कंट्रोल रूम में पॉड्स का लोकेशन चेक करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें एक मलबे से भरे गलियारे से गुजरना पड़ता है। तभी नोरा को किसी की मदद की पुकार सुनाई देती है। नोरा और रॉड्रिगो दौड़कर मलबे को हटाते हैं तो वहां उनका साथी पॉल फंसा हुआ था। बाहर निकलते ही पॉल संभलता है और बिना देर किए उन दोनों के साथ आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि अब उन सबको समझ आ चुका था कि यहाँ एक पल भी रुकने का मतलब सीधे मौत के मुंह में जाना है। मौत के उस जाल से बचने के लिए वे तीनों एक बहुत ही संकरी और तंग जगह से रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। पॉड बे की तरफ जाते हुए उन्हें अपने ही एक साथी की लाश मिलती है। इस भयानक नजारे को देखकर उन्हें अंदाजा हो जाता है कि यह तबाही कितनी बड़ी और जानलेवा है। जब वे किसी तरह पॉड बे पहुंचते हैं तो वहां उनकी मुलाकात कैप्टन लूसियन से होती है, लेकिन कैप्टन की बात सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कैप्टन बताते हैं कि बाकी लोग एस्केप पॉड्स के जरिए पहले ही भाग चुके हैं और अब यहाँ उनके बचने के लिए एक भी पॉड नहीं बचा है। किस्मत ने मानो उनके मुंह पर बचने का आखिरी दरवाजा भी जोर से बंद कर दिया था। नोरा तुरंत कंप्यूटर का इस्तेमाल करके दरवाजे खोलने में जुट जाती है। दूसरी तरफ लूसियन पॉल और रॉड्रिगो को सबमर्सिबल गाड़ियों की जांच करने के लिए भेज देते हैं ताकि भागने का कोई तो रास्ता मिले। जैसे ही कमरा खुलता है, लूसियन नोरा को अंदर ले जाकर उसकी चोटों की जांच करते हैं और फिर उसे सीधे कंट्रोल रूम भेज देते हैं। तभी पॉल और रॉड्रिगो बुरी खबर देते हैं कि कोई भी सबमर्सिबल अब काम करने की हालत में नहीं है। मतलब अब वे पूरी तरह से समंदर की उस गहरी कब्र में कैद हो चुके थे। कंट्रोल रूम में पहुंचने पर नोरा की मुलाकात जीव विज्ञानी एमिली और इंजीनियर लियाम से होती है, जो आपस में रिश्ते में हैं। कुछ ही देर में बाकी साथी भी वहां पहुंच जाते हैं। तभी एमिली उन्हें एक खौफनाक चेतावनी देती है जिससे सबकी सांसें अटक जाती हैं। वह बताती है कि स्टेशन में ऊर्जा का दबाव इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि किसी भी पल एक बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। सतह से हर तरह का संपर्क टूट चुका था, इसीलिए कैप्टन लूसियन बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बताते हैं। वह कहते हैं कि हमें 2 मील दूर मौजूद रोबक स्टेशन तक पैदल चलकर जाना होगा। इसके लिए उन्हें भारी दबाव वाले सूट पहनकर समंदर के उस अंधेरे फर्श पर उतरना होगा जहाँ हर कदम पर मौत उनका बेसब्री से इंतजार कर रही है। जाहिर है पूरी टीम को यह सुसाइड मिशन जैसा रिस्की प्लान बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन तभी लियाम उन्हें ड्रिल साइट की आखिरी रिकॉर्डिंग सुनाता है। उस रिकॉर्डिंग में ठीक वही रहस्यमयी और डरावनी आवाज थी जो नोरा ने पहले सुनी थी। आवाज ऐसी थी जैसे किसी बहुत भयानक और अनजान चीज ने आदमियों पर बेरहमी से हमला किया हो। इतना ही नहीं, बाहर के पानी का तापमान भी 10 DG तक बढ़ चुका था, जो विज्ञान के हिसाब से पूरी तरह नामुमकिन था। ये साफ इशारा था कि बाहर पानी में कोई बहुत ही विशाल और खौफनाक चीज उनका शिकार करने के लिए घूम रही है। मौत आगे भी थी और पीछे भी, इसलिए कोई दूसरा रास्ता न देखकर सभी रोबक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं
और भारी सूट पहनने का काम शुरू करते हैं। एमिली अंदर तक बुरी तरह घबराई हुई थी क्योंकि वह जिंदगी में पहले कभी पानी के अंदर नहीं उतरी थी और वैसे भी समंदर की इतनी भयानक गहराई में किसी इंसान ने कुछ मिनटों से ज्यादा पैदल चलने की हिम्मत आज तक नहीं की थी। उधर रॉड्रिगो आखिरी बचे 2 हेलमेटों की अच्छे से जांच करने के बाद उनमें से एक नोरा को सौंप देता है। उस रिकॉर्डिंग वाले डरावने शोर ने सबके दिलों में खौफ भर दिया था। इसी वजह से लियाम और पॉल अपनी सुरक्षा के लिए भारी बंदूकें उठा लेते हैं। जब सब पूरी तरह तैयार हो जाते हैं तो वे मौत के उस सफर पर जाने के लिए लिफ्ट पर चढ़ते हैं। लिफ्ट में लियाम उन्हें पहले ही चेतावनी देता है कि बाहरी हैच पूरी तरह टूट चुका है, इसलिए सबको खुद को किसी चीज से कसकर पकड़ना होगा क्योंकि समंदर का जानलेवा दबाव उन्हें बहुत जोर से हिट करेगा। तभी अचानक नोरा की नजर रॉड्रिगो के हेलमेट पर पड़ती है जिस पर दरारें पड़ रही थीं। यह देखकर वह घबराकर लियाम को दरवाजा रोकने के लिए जोर से चिल्लाती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हैच के खुलते ही पानी का एक भयानक और ताकतवर सैलाब उनसे टकराता है। दबाव इतना ज्यादा था कि रॉड्रिगो का हेलमेट पलक झपकते ही किसी कमजोर कांच की तरह फट जाता है और उसकी पल भर में ही बहुत दर्दनाक मौत हो जाती है। आंखों के सामने अपने ही साथी का यह रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा देखकर सबकी रूह कांप जाती है क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि समंदर के इस मौत के खेल में उनकी एक छोटी सी गलती ही उनकी आखिरी गलती भी हो सकती है। रॉड्रिगो की मौत का शोक मनाने का समय उनके पास बिल्कुल नहीं था। अपनी जान बचाने के लिए वे तुरंत एक कार्गो लिफ्ट में कूद जाते हैं ताकि समंदर के और नीचे तल तक जा सके। नोरा अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी क्योंकि उसे यकीन था कि रॉड्रिगो ने जानबूझकर उसे सही हेलमेट दिया और खुद मौत को गले लगा लिया। लेकिन कैप्टन लुसियन समझाते हैं कि इस नरक में जिंदा रहना है तो ऐसी दर्दनाक मौतों की आदत डालनी होगी। जैसे ही लिफ्ट उन्हें खौफनाक गहराई में ले जाती है, पास ही के एक पॉड से मदद का सिग्नल मिलता है। किसी साथी के जिंदा बचने की उम्मीद में लुसियन पॉल और लियाम को बाहर भेजते हैं। बाहर का नजारा रूह कंपाने वाला था, एकदम काला अंधेरा और हिलते हुए प्लेटफॉर्म। लेकिन नोरा के निर्देशों के सहारे दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तभी सन्नाटे को चीरती हुई वही रहस्यमयी आवाजें फिर से गूंजने लगती हैं। पॉड के करीब पहुंचने पर वे देखते हैं कि वह बुरी तरह फटा हुआ है और वहां सिर्फ एक लाश है। खतरे को भांपकर लुसियन फौरन वापस आने का हुक्म देते हैं, लेकिन तभी पॉल का ध्यान मलबे के पीछे हिलती एक अजीब सी चीज पर टिक जाता है। अगले ही पल वह चीज पॉल पर जानलेवा हमला कर देती है। लियाम तुरंत गोली चलाकर उसे मार गिराता है और वे उस मरे हुए जीव को लिफ्ट में ले आते हैं। एमिली जब उस जीव की जांच करती है तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी कोई आंखें नहीं थी, सिर्फ तेज पंजे और इंसानी मांस खाने वाला भयानक मुंह था। एमिली इस खतरनाक नई प्रजाति के बारे में बता ही रही थी कि तभी लिफ्ट की बिजली गुल हो जाती है। बाहर से वही डरावनी चीखें फिर गूंजती हैं और पॉल को एहसास होता है कि उन्होंने जिसे मारा है वह तो सिर्फ एक बच्चा है। मतलब इस शैतान का पूरा झुंड बाहर ही उनका इंतजार कर रहा है। नोरा लिफ्ट को फिर से चालू करने की बहुत कोशिश करती है पर कोई फायदा नहीं होता। तभी खिड़की पर एक विशालकाय जीव का खौफनाक साया दिखता है और केपलर स्टेशन एक जोरदार धमाके के साथ फट जाता है जिससे लिफ्ट बेकाबू होकर नीचे गिरने लगती है। मौत को बिल्कुल सामने देखकर सभी लोग जल्दी से अपने हेलमेट पहन लेते हैं और समंदर के तल से टकराने से ठीक पहले बाहर निकल जाते हैं। स्टेशन का मलबा बारिश की तरह गिरने लगता है जिससे लियाम बुरी तरह जख्मी हो जाता है। लुसियन और नोरा उसे बचाकर एक सुरक्षित स्टेशन तक ले जाते हैं। वहां पता चलता है कि लियाम का ऑक्सीजन सिस्टम खराब हो गया है। वक्त कम था इसलिए नोरा एक कंट्रोल पैनल को तोड़कर मूवर बुलाती है। वे एक्सेस टनल से आगे बढ़ते हैं पर बाहर से उन जीवों के पीछा करने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। कुछ दूर जाते ही भारी मलबा रास्ता रोक लेता है। अब कोई विकल्प नहीं था। सबसे छोटे कद की नोरा अपनी जान जोखिम में डालकर नया रास्ता ढूंढने के लिए गोता लगाती है। आखिर मलबे के नीचे उसे एक संकरा रास्ता मिल ही जाता है जहां से वे सब मौत को चकमा देकर मुश्किल से पार हो सकते थे। कैप्टन लुसियन पूरी टीम की सुरक्षा पक्की करने के लिए सबको एक एक करके तारों से जोड़ते हैं ताकि वे उस संकरे रास्ते को पार कर सकें। सब तो सुरक्षित निकल जाते हैं लेकिन पॉल की सांसें अचानक अटक जाती हैं। उसे एहसास होता है कि उस घुप अंधेरे में उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। जब डर के मारे उससे हिला भी नहीं जाता तो बाकी साथी उसे तारों के सहारे अपनी तरफ खींचने लगते हैं। वे उसे खींचकर सुरक्षित जगह ले तो आते हैं लेकिन जैसे ही पॉल राहत की सांस लेने के लिए अपना हेलमेट उतारता है तभी अंधेरे में से कोई ताकतवर चीज उसके तार को झटके से पीछे खींचने लगती है। मौत को बिल्कुल सामने देखकर टीम जल्दी से पॉल को उसका हेलमेट पहना देती है। बाकी साथी उसे बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं पर कुदरत के उस खूंखार शिकारी के सामने इंसानी ताकत कहाँ टिकने वाली थी। एक ही पल में वह भयानक प्राणी पॉल को उसके सूट से बाहर निकालता है और हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इससे पहले कि वह आफत दूसरों को अपना शिकार बनाती, सब जान बचाकर वहां से भागते हैं और कम्युनिकेशन रूम में जा छिपते हैं। लुसियन वहां से मदद मांगने की आखिरी कोशिश करते हैं पर बाहर की दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। तभी लुसियन देखते हैं कि खिड़की के शीशे में दरार पड़ रही है। वहां एक पल भी रुकने का मतलब था मौत को दावत देना। लियाम का ऑक्सीजन सिस्टम और सूट अब चलने की हालत में नहीं था इसलिए वह हार मानकर उन्हें अपने बिना ही जाने को कहता है। लेकिन जब
जब जान पर बनी हो तो सच्चे साथी कभी साथ नहीं छोड़ते। सब उसे पीछे छोड़ने से साफ इनकार कर देते हैं और सहारा देकर आगे ले जाने का फैसला करते हैं। बेचारों एक बार फिर समंदर के उस खौफनाक फर्श पर कदम रखते हैं जहां मौत हर मोड़ पर उनका इंतजार कर रही थी। कुछ ही दूर जाने पर एक विशाल साया उनके चारों तरफ तैरता हुआ दिखाई देता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह साया लियाम को दबोचकर एक गुफा में खींच ले जाता है। गुफा के बाहर लियाम के पैर देखकर लुसियन पहले अपना तार नोरा से जोड़ते हैं और फिर अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने अंदर घुस जाते हैं। अंदर जाकर लियाम को जिंदा बाहर खींच लाते हैं। लियाम को नोरा और एमिली के पास सुरक्षित छोड़कर लुसियन अपनी बंदूक लेने वापस गुफा में जाते हैं। पर तभी वह शिकारी उन्हें ढूंढ निकालता है और भयानक गहराई में खींचने लगता है। क्योंकि नोरा तार के जरिए कैप्टन से जुड़ी हुई थी, इसलिए वह भी खींचती हुई एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर जा गिरती है। लुसियन किनारे पर बेबस लटके होते हैं। नोरा जैसे ही उनकी मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, तभी वह खौफनाक जीव सीधा नोरा पर हमला कर देता है। नोरा को बचाने के लिए कैप्टन लुसियन बिना सोचे समझे उस जीव पर कूद पड़ते हैं। वह जीव लुसियन को अपने साथ समंदर की उस खौफनाक गहराई में खींच ले जाता है, जहाँ पानी का जानलेवा दबाव किसी भी इंसान को पल भर में कुचल सकता है। अपनी मौत को बिल्कुल सामने देखकर लुसियन एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं। नोरा की जान बचाने के लिए वह तुरंत अपना तार नोरा के सूट से अलग कर देते हैं। तार खुलते ही नोरा वहीं रुक जाती है और पानी के दबाव की वजह से लुसियन का सूट जोरदार धमाके से फट जाता है। नोरा इस भारी झटके से कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे एहसास होता है कि उसका सूट अब पूरी तरह खराब हो रहा है। वह अपनी बची खुची हिम्मत जुटाकर तेजी से आगे बढ़ती है और किसी तरह उसे एक पुराना और वीरान पड़ा शेफर्ड स्टेशन मिल जाता है। स्टेशन पहुंचकर नोरा खुद को संभालती तो है, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे पक्का यकीन हो गया था कि अब उसका कोई भी साथी जिंदा नहीं बचा है और इस मौत के समंदर में अब वह बिल्कुल अकेली रह गई है। लेकिन हकीकत कुछ और थी। पर तभी उसे वहां एक पुराने लॉकर में ड्रिलिंग साइट का नक्शा मिल जाता है। अब उसके मन में बस किसी भी कीमत पर बचने की जिद थी, इसीलिए वह वहां पड़ा एक नया भारी सूट पहनती है। अपनी सुरक्षा के लिए एक फ्लेयर गन उठाती है और अपनी पुरानी योजना के मुताबिक रोबक स्टेशन जाने के लिए एक बार फिर समंदर के उस जानलेवा फर्श पर उतर जाती है। रास्ते के निशानों का पीछा करते हुए नोरा को अचानक एमिली की आवाज सुनाई देती है। वह दौड़कर उसके पास जाती है, पर एमिली डर कर भागने लगती है। नोरा उसे पकड़कर शांत करती है और उसे गले लगाकर बताती है कि उसे एमिली पर कितना गर्व है कि उसने खुद को और अपने प्रेमी लियाम को अब तक जिंदा रखा है। अब वे तीनों फिर से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। आखिरकार उनकी आंखों के सामने चमकता हुआ रोबक स्टेशन आ जाता है, जो उनके बचने की आखिरी किरण था। लेकिन जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। वहां छत से उन खूंखार प्राणियों का एक पूरा घोंसला लटका हुआ था, जो गहरी नींद में सो रहा था, मानो वे सीधे मौत की मांद में घुस आए हों। दोनों तुरंत अपने सूट की लाइटें बंद करके दबे पांव वहां से निकलने की कोशिश करती हैं, पर तभी एमिली के सूट का ऑक्सीजन अलार्म जोर से बजने लगता है। आवाज से एक जीव जाग जाता है और पलक झपकते ही नोरा को दबोच लेता है। नोरा पूरी ताकत से चिल्लाकर एमिली को कहती है कि वह लियाम को लेकर तुरंत दरवाजे की तरफ भागे। वह खौफनाक जीव नोरा को जिंदा निगलने ही वाला होता है कि तभी नोरा अपनी फ्लेयर गन निकालती है और सीधा उसके मुंह के अंदर गोली मार देती है। नोरा खुद को आजाद तो करा लेती है, पर अब उस अलार्म और गोली की आवाज से बाकी सारे शिकारी भी जागने लगे थे। नोरा अपनी जान बचाने के लिए फ्लेयर गन में दूसरी गोली भरती है, लेकिन अचानक सारे शिकारी जीव डरकर पीछे हटने लगते हैं। नोरा को समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। तभी उस घुप काले अंधेरे से कठुलू नाम का मॉन्स्टर बाहर आता है। नोरा रोशनी के लिए जैसे ही फ्लेयर चलाती है तो सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह मॉन्स्टर इतना बड़ा था कि जो खूंखार शिकारी जीव अब तक उनकी जान के पीछे पड़े थे, वह भी उसके सामने मामूली चींटियों जैसे लग रहे थे। उस खौफनाक राक्षस को देखते ही नोरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है, पर उस विशाल मॉन्स्टर के सिर्फ हिलने भर से पानी में एक जोरदार धमाका होता है। इस झटके से नोरा दूर जा गिरती है और बेहोश हो जाती है। तभी एमिली वहां आती है और उसे खींचकर स्टेशन के अंदर ले आती है। एमिली नोरा को तो बचा लेती है, पर नोरा का हेलमेट जाम हो गया था और उसका दम घुट रहा था। यह देखकर एमिली पास रखा फायर एक्सटिंग्विशर उठाती है और उसके हेलमेट पर दे मारती है। कांच टूटते ही नोरा फिर से सांस ले पाती है। लियाम को उसके भारी सूट से बाहर निकालने के बाद वे तीनों गलियारों में पागलों की तरह दौड़ते हैं और आखिर में कंट्रोल रूम तक पहुंच जाते हैं। खिड़की के बाहर कथुलू और उसके हजारों शिकारी जीव मौत बनकर मंडरा रहे थे। नोरा कंप्यूटर पर स्टेशन का नक्शा चेक करती है और अपने साथियों को पॉट बे की तरफ ले जाती है। स्टेशन के इमरजेंसी दरवाजे एक एक करके बंद हो रहे थे, पर मौत की लहरों को चकमा देते हुए वे आखिरकार वहां पहुंच जाते हैं, जहां 3 एस्केप पॉड्स उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन नोरा जैसे ही सिस्टम चेक करती है, उसे पता चलता है कि केवल 2 ही पॉड काम कर रहे हैं। नोरा जानती थी कि अगर उसने यह सच बताया तो कोई भी उसे छोड़कर नहीं जाएगा, इसीलिए वह यह कड़वा सच अपने साथियों से छिपा लेती है। वह सबसे पहले लियाम को पहले पॉड में रखती है। लियाम को ऊपर भेजने के बाद अब एमिली की बारी थी, पर एमिली को नोरा के झूठ का पता चल जाता है
और वह अंदर जाने से साफ मना कर देती है। इसलिए नोरा बिना देर किए एमिली को एक जोरदार मुक्का मारती है और उसे जबरदस्ती पॉड के अंदर धकेल देती है। नोरा उसे यकीन दिलाती है कि सब ठीक हो जाएगा और उसे भी बाहर भेज देती है। अब नोरा अकेली खड़ी अपनी मौत का इंतजार कर रही थी, पर तभी उसकी नजर उन प्राणियों पर पड़ती है जो एमिली और लियाम के पॉड्स का पीछा कर रहे थे। नोरा अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में बेबस होकर नहीं मरना चाहती थी। उसे एमिली की वह बात याद आती है कि इन स्टेशनों में ऊर्जा का भारी भंडार जमा है जिसे बस एक चिंगारी की जरूरत है। नोरा तुरंत कंप्यूटर पर जाकर रोबक स्टेशन के न्यूक्लियर कोर को ओवरलोड कर देती है। इस धमाके में नोरा और वह खूंखार राक्षस कथुलू के साथ उसके हजारों शिकारी पल भर में राख बन जाते हैं। पर नोरा का यह बलिदान बेकार नहीं जाता। उस धमाके के भारी दबाव से लियाम और एमिली के पॉड्स सुरक्षित सतह तक पहुंच जाते हैं और इसी महान बलिदान के साथ कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको भी लगता है कि आपकी ग्रुप में कोई अमीर कंजूस दोस्त है तो हमें सब्सक्राइब करके जरूर बताएं।